वाइब्रेशन में हम लोग क्या डिस्कस करते जा रहे हैं, जो हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि भैया हमें स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है काम में लेना है। स्ट्रेस स्ट्रेन में कल तक जो किया था हम लोगों ने वो डेरिवेशन अभी अधूरा है, ठीक है। तो उस डेरिवेशन को हमें पूरा करना है अभी फिलहाल, ठीक है। अब उसको पूरा करने के लिए मैं आपको दिखा दूं कि हम लोगों ने कल कहाँ तक कर लिया था एक बार, ठीक है। तो वो स्टार्ट करते हैं हम लोग। आपको फटाफट से एक बार स्क्रीन शेयर कर दूं मैं, ताकि आप लोगों को दिखना स्टार्ट हो जाएगा। सो लेट्स दिस एंटायर स्क्रीन। अब आपको शायद दिखना चालू हो गया होगा, ठीक है ना। चलो, अब आपको जब हो गया वो परफेक्ट काम, तो हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपसे कल क्या कहा था, एक क्यूबिकल बॉक्स है। तो कल तक जो पढ़ा था उसको देख लेते हैं। सो कल मैंने आपसे क्या कहा था कि हम जो चीज़ पढ़ रहे हैं उसमें एक क्यूबिकल बॉक्स था। क्यूबिकल बॉक्स में आप लोगों ने क्या करा था, एक वेव को इंसिडेंट किया था जो एक्स डायरेक्शन में थी। तो उसने एक्स डायरेक्शन में जो है एक स्ट्रेस उत्पन्न किया, स्ट्रेस डेवलप किया, और स्ट्रेस को हमने क्या बोला, एक्स एक्स बोला था, ठीक है। तो जब इस सरफेस की बात की थी तो वहां पर क्या था, स्ट्रेस एक्स एक्स था। फिर इससे dx डिस्टेंस पर एक और सरफेस अवेलेबल है। इस सरफेस पर हमने क्या बात की थी कि एक्स एक्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस डी एक्स हो जाएगा। तो इतनी बात हमने वो कल की थी। अब इसमें आगे समझो आप लोग, ये जो वैल्यू थी सरफेस की एक्स प्लस डी एक्स में, तो कल हम लोगों ने इसकी वैल्यू क्या लिखी थी एक्स प्लस डी एक्स के अंदर, जिसे हमने ई एफ जी एच नाम दिया था, ठीक है ना। तो ये थी एक्स एक्स और एक्स प्लस डी एक्स। तो ये हमारे पास क्या थी कि ये देखो, आप सरफेस में आपको दिखाता हूँ एक बार। ये दो सरफेस थी मेरे पास, ए बी सी डी ई एफ जी एच, यही था ना हमारे पास, ये डायग्राम था कल, ठीक है। अब इस डायग्राम में मैंने कल आपसे कहा था कि ये सरफेस ए है, ये बी, ये सी और ये डी, और ये ई एफ जी एच। तो जब मैं इस वाले की बात करता हूँ ए बी सी डी की, तो यहाँ पर स्ट्रेस कितना था, एक्स एक्स था। बट जब मैं ए बी सी डी सरफेस से डी एक्स दूरी पर स्थित एक और सरफेस है जिसका नाम है ई एफ जी एच, तो अगर वहाँ स्ट्रेस देखूंगा तो ए बी सी डी के ऊपर स्ट्रेस प्लस चेंज इन द स्ट्रेस विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एंड अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, डी एक्स, ठीक है। ये स्ट्रेस चेंज कहलाता है। अब आगे देखो, हैंस इन रिजल्टेंट स्ट्रेस, हैंस द रिजल्टेंट स्ट्रेस, हैंस द resultant stress hence the resultant stress on the cube, on the cube into the variation of xx, into the variation of xx। इसका मतलब ये है, यहाँ पर जो स्ट्रेस है वो है एक्स एक्स, और यहाँ जो स्ट्रेस है वो है एक्स प्लस डी एक्स, ठीक है ना, एक्स 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 प्लस डी एक्स। तो जो रिजल्टेंट स्ट्रेस डेवलप होगा ना इसके अंदर, वो क्या होगा, इन दोनों का सबट्रैक्शन होगा। मतलब एक्स एक्स माइनस एक्स एक्स, तो यहाँ पर जितना स्ट्रेस है वो माइनस ये, तो लिख दो भाई फटाफट, दोनों लिख दो, जाएगा एक्स 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 प्लस डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स इंटू डी एक्स माइनस एक्स एक्स एक्स। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली कितना बच जाएगा, जो डेवलपमेंट है उसे बोलेंगे डेल्टा एक्स एक्स अपॉन डेल्टा एक्स एंड एक्स डी एक्स, ठीक है।
इसे बोलते हैं वेरिएशन ऑफ एक्स एक्स कॉम्पोनेंट, दैट इज कॉल्ड वेरिएशन ऑफ एक्स एक्स कॉम्पोनेंट। क्लियरली कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं इसमें, क्योंकि वो डिफरेंशिएशन को शो कर रहा है, और जो डिफरेंशिएशन है ना वो इस तरह से होता है एक्स एक्स। अब सिमिलरली काम कर लो आप दूसरे वाले प्लेन के लिए, ठीक है। अभी तो इसका काम पूरा कर लेते हैं हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर रिजल्टेंट स्ट्रेस डेवलप कर दिया एक्स डायरेक्शन के अंदर। अब एक बात बताओ, इस एक्स डायरेक्शन में जो प्लेन बना हुआ है ये वाला, ये प्लेन कौन सा है, ये वाई जेड प्लेन है। ये जो प्लेन बना हुआ है ये कौन सा प्लेन है, ये वाई जेड प्लेन है। तो ये तो केवल यूनिट सरफेस पे निकाला मैंने। अगर मैं इस वाई जेड प्लेन के पूरे सरफेस पर डेवलप करना चाहूँ स्ट्रेस, तो कितना हो जाएगा उसके सरफेस एरिया पर कंप्लीट, क्योंकि यूनिट सरफेस पर डेवलप जो फोर्स है उसे हम स्ट्रेस बोलते हैं। अगर आपको कंप्लीट फोर्स निकालना है तो जो स्ट्रेस निकाला है उसको आप एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, सीधी सी बात है। तो सिंस द एरिया ऑफ yz plane, the area of yz plane is dy dz, ठीक है। Hence the force will be, hence the force will be, तो आप देखो फोर्स आपको निकालना है, ठीक है। तो फोर्स निकालने के लिए करना ये पड़ेगा कि आपको एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। सो अल्टीमेटली अगर मैं बात करूं यहाँ पे एरिया की, तो ये बात आप जानते हो कि स्ट्रेस बराबर क्या होता है, स्ट्रेस फोर्स पर एरिया। यूनिट एरिया में जो फोर्स लगता है उसे स्ट्रेस बोलते हैं। तो जब आप फोर्स निकालोगे तो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा, स्ट्रेस मल्टीप्लाई विद द एरिया, खत्म बात। तो स्ट्रेस मल्टीप्लाई विद द एरिया ही आपका क्या होगा, फोर्स होगा। अब आप देख लो, अगर स्ट्रेस कितना है हमारे पास, डेल्टा एक्स अपॉन एक्स डी एक्स है, तो एरिया से मल्टीप्लाई कर दो। तो फोर्स इन द एक्स डायरेक्शन इट जस्ट इक्वल टू द स्ट्रेस इन द एक्स डायरेक्शन, ठीक है, मल्टीप्लाई विद द एरिया। एरिया मतलब dy dz। सो फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, क्या लिखा है मैंने, फोर्स इन एक्स डायरेक्शन मल्टीप्लाई विद द एरिया ऑफ वाई जेड प्लेन, यही लिखा है ना मैंने। अब ऐसे आप लोग काम कर लो, वाई डायरेक्शन के अंदर काम कर लेते हैं हम लोग। सिमिलरली अगर मैं यही चीज वाई में करता हूँ, मतलब निकालना एक्स में ही है फोर्स, मतलब एक्स जेड प्लेन में निकालना है, मैं काम तो इसी का कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं इसी प्लेन के ऊपर काम कर रहा हूँ, बट इसमें फोर्स के तीन कंपोनेंट है। एक तो एफ एक्स कॉम्पोनेंट है, एक एफ वाई कॉम्पोनेंट है, और एक एफ जेड कॉम्पोनेंट है। तो मैंने एफ एक्स कॉम्पोनेंट का काम तो कर दिया इसी प्लेन में, प्लेन वही का वही है, प्लेन आपका कौन सा है, ये वाई जेड प्लेन ही है। बट इसमें अगर दूसरा कॉम्पोनेंट निकालूंगा मैं फोर्स का, सिमिलरली ड्यू टू कॉम्पोनेंट वाई, ड्यू टू कॉम्पोनेंट एक्स वाई ऑफ स्ट्रेस, क्योंकि स्ट्रेस ऊपर भी तो लग रहा है, एक्स डायरेक्शन में अगर वेव आ रही है तो उसका स्ट्रेस कंपोनेंट ऊपर भी आ रहा है। तो उसका एक्स वाई कंपोनेंट में बात करूं, मतलब जो स्ट्रेस का वाई कंपोनेंट आ रहा है एक्स डायरेक्शन में, एक्स वाई ऑफ स्ट्रेस एंड वाई जेड प्लेन, द फोर्स इन एक्स डायरेक्शन,
ड्यू टू component of xy of stress the force in x डायरेक्शन। x इसलिए बोल रहा हूं मैं क्योंकि वो प्लेन तो वाई जेड ही है ना, भले ही स्ट्रेस का कंपोनेंट एक्स वाई आ रहा है। तो यहाँ पर एफ वाई क्या हो जाएगा हमारे पास अल्टीमेटली, जो स्ट्रेस वाई में डेवलप हो रहा है तो उसका चेंज वाई के रिस्पेक्ट में आएगा। हालांकि एक्स में निकाल रहे हो तो इसलिए डी एक्स आएगा और प्लेन क्या आएगा डी वाई डी जेड। सिमिलरली आप लोग क्या कर सकते हो, सिमिलरली आप लोग एफ जेड निकाल सकते हो जो उसके जेड में चेंज आ रहा है। दैट मीन्स डेल्टा एक्स जेड अपॉन डेल्टा जेड डी एक्स, और ये हो जाएगा डी वाई डी जेड। नाउ द रिजल्टेंट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, नाउ द resultant force in x direction, now the resultant force in x डायरेक्शन क्या हो जाएगा, तीनों ही कंपोनेंट का सम हो जाएगा। तो x के अंदर रिजल्टेंट निकालोगे तो कितना हो जाएगा, जितना x में आ रहा है वो y में आ रहा है वो और z में आ रहा है वो। x में फोर्स स्ट्रेस के x कंपोनेंट की वजह से, fx क्या है, x डायरेक्शन में फोर्स स्ट्रेस के x कंपोनेंट की वजह से, x डायरेक्शन में फोर्स स्ट्रेस के y कंपोनेंट की वजह से, और x में फोर्स स्ट्रेस के z कंपोनेंट की वजह से, और तीनों को सम कर दो फटाफट से। तो कितना हो जाएगा, डेल्टा एक्स एक्स अपॉन एक्स, डेल्टा एक्स वाई अपॉन वाई, डेल्टा एक्स जेड अपॉन जेड, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास डी एक्स डी वाई और डी जेड। बस सीधी सी बात है। नाउ फ्रॉम न्यूटन्स लॉ, न्यूटन्स लॉ क्या बोलता है, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। फ्रॉम Newton's law, force in x direction is just equal to the mass into acceleration in x direction. So ultimately बात बोल सकते हैं ना हम लोग कि अगर मान लो हमारे पास ये हो जाएगा तो ये, अब आपस में मास बराबर क्या होता है, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, क्योंकि डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो मास बराबर क्या हो जाएगा, डेंसिटी मल्टीप्लाई विद द वॉल्यूम। ठीक है, अब वॉल्यूम तो आपको बताइए डी एक्स डी वाई डी जेड है और डेंसिटी रो है, तो रो मल्टीप्लाई विद द डी एक्स डी वाई डी जेड, ये वॉल्यूम है। और एक्सीलरेशन बराबर क्या होता है, डबल डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू पोजीशन, विद रेस्पेक्ट टू टाइम, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। दोनों की वैल्यू आपको यहाँ रखनी है। इसको नाम दे दो, कोई इक्वेशन नाम दे दो, इसको भी कोई नाम दे दो, इसको भी नाम दो। अब मैं बोल दे रहा इसकी वैल्यू को भी यहाँ रखना है और इसकी वैल्यू को भी यहाँ रखना है, दोनों वैल्यूज ऊपर रख दो। तो क्या हो जाएगा, रो डी एक्स डी वाई डी जेड डी टू यू अपॉन डी टी स्क्वायर इट जस्ट इक्वल टू द, ये पूरा ब्रैकेट डेल्टा एक्स एक्स अपॉन एक्स, डेल्टा एक्स वाई अपॉन वाई और डेल्टा एक्स जेड अपॉन जेड, मल्टीप्लाई विद द डी एक्स डी वाई डी जेड। इससे कैंसिल हो जाएगा। अब बचा कितना, जो बचा उसको लिख दो और वही हमारी एक पहली इक्वेशन बन जाएगी। वो ये काम की इक्वेशन है, डी टू यू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स डेल्टा वाई अपॉन वाई, ये काम की इक्वेशन है क्योंकि ये एक्स में बनाई गई इक्वेशन है। अगर मैं यही इक्वेशन वाई में बनाऊंगा सिमिलरली
सिमिलरली अगर मैं इसको y में बनाऊंगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो y के अंदर डिस्प्लेसमेंट, चलो x में आप एक काम करो, x में डिस्प्लेसमेंट u अकेला मान लो, y में v मान लेंगे, वरना मैं सोच रहा था कि x में ux मान लेते हैं, y में uy मान लेंगे और z में uz मान लेंगे, बट अब मैं सोच रहा हूँ कि x में u मान लो, y में v मान लो। तो सिमिलरली अगर मैं स्ट्रेस डेवलप करूँ y के अंदर, तो ये y में हो जाएगी इक्वेशन, बराबर ये स्ट्रेस के y कंपोनेंट्स आ जाएंगे सारे, ये स्ट्रेस के y कंपोनेंट्स आ जाएंगे, और ये स्ट्रेस के y कंपोनेंट्स ये x में आ जाएगा, ये y में आ जाएगा और ये z में आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली इन z डायरेक्शन, तो z में कितना आ जाएगा, रो, z में डिस्प्लेसमेंट मान लो w है, इज इक्वल टू z में, और ये भी z में, और ये भी z में, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब इतना काम करने के बाद में अब आपको यहाँ पे मैं लिख दे रहा कि यू वी डब्ल्यू है क्या। सो हियर यू वी डब्ल्यू आर द डिस्प्लेसमेंट, हियर यू वी डब्ल्यू आर द displacement in x, y and z direction respectively, in x, y and z direction respectively। अब सुनो, इतना काम करने के बाद में अब आपको लगाना है हुक्स लॉ, जो हमने परसों पढ़ा था, कल तो नहीं पढ़ा, बट एक बार पहले पढ़ा था हम लोगों ने, नाउ हुक्स लॉ, जिसमें 3 इलास्टिक कांस्टेंट काम में आए थे। नाउ फ्रॉम हुक्स लॉ, नाउ फ्रॉम हुक्स लॉ एक्स एक्स इज इक्वल टू C11 EXX प्लस C12 EYY और EZZ। ठीक है, इक्वेशन नंबर 4, ये नंबर 3 है। और ये भी हम लोगों ने पढ़ा था, एक्स वाई बराबर C44, ये हम लोग पढ़ चुके हैं पहले, ये 3 ही कोफिशिएंट होते हैं इसके ना, और एक्स जेड बराबर C44। और ये क्वेश्चन भी बहुत फेमस है कि सिद्ध करो कि इलास्टिक कांस्टेंट 3 ही क्यों होता है, सिद्ध करो कि भाई इलास्टिक कांस्टेंट 3 होता है, या फिर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे। अब यहाँ जो ई लिखा हुआ है ना, देखो एक्स 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 वाई एक्स जेड, ये तो स्ट्रेस कहलाता है, बट जो स्मॉल ई लिखा हुआ है ये स्ट्रेन कहलाता है। अब ये स्ट्रेन मैंने समझाया था आपको, चेंज, डिफॉर्मेशन, उसी को स्ट्रेन बोलते हैं। जैसे मान लो ई एक्स एक्स है, ये चेंज है पोजीशन में, तो एक्स की पोजीशन में चेंज एक्स के रेस्पेक्ट में। अब ये ई एक्स वाई है, ये भी हम लिख चुके हैं पहले फॉर्मूले सारे, एक्स का वाई के रेस्पेक्ट में और वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में। ठीक है, अब जैसे मान लो ई वाई वाई है, डेल वी अपॉन डेल वाई। अब ई जेड जेड है, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड। ठीक है, ऐसे ई वाई जेड है, ये क्या है, वाई का जेड के रेस्पेक्ट में और जेड का वाई के रेस्पेक्ट में। और ई जेड एक्स है, ये जेड का एक्स के रेस्पेक्ट में और एक्स का जेड के रेस्पेक्ट में। तो ये इक्वेशन नंबर 7 मान लो। जब आप 7 से वैल्यू 4 5 6 में पुट करोगे, मतलब ये 4 में, ये 5 में और ये 6 में, जब यहाँ वैल्यूज पुट करोगे तो क्या आएगा, वैल्यू एक्स एक्स आ जाएगा, एक्स वाई आएगा और एक्स जेड आएगा। कर दो वैल्यू पुट,
ठीक है, तो फटाफट से, तो सिंपल सा काम है, कर देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाओ। तो वैल्यूज पुट करके एक्स एक्स आ जाएगा आपके पास में C11 और डेल यू अपॉन डेल एक्स, और C12 डेल वी अपॉन डेल वाई, और डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड। ठीक है, एक्स वाई इज इक्वल टू C44 डेल यू अपॉन डेल वाई और डेल यू अपॉन डेल एक्स। एक बार चेक कर लो, डेल यू ई एक्स वाई लिखा हुआ है ना, तो डेल यू अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल एक्स, तो यहाँ पे आएगा डेल वी अपॉन डेल एक्स। ठीक है, और जब एक्स जेड की बात करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड। खत्म काम। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 8 9 10। 8 9 10 ये क्यों लिखे हम लोगों ने, क्योंकि अब 8 9 10 की वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट करने वाले हैं। कहाँ पुट करने वाले हैं देख लो एक बार, 8 9 10 का वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करेंगे 1 2 3 के अंदर। कहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक्स एक्स आ रहा है, एक्स वाई आ रहा है, एक्स जेड आ रहा है, तो यहाँ पुट करना है, फिर अगली बार यहाँ पुट करना है, फिर यहाँ पुट करना है। एक बार ध्यान से देख लो, क्योंकि इन इक्वेशंस में क्या आ रहा है, एक्स एक्स आ रहा है, एक्स वाई आ रहा है और एक्स जेड आ रहा है, तो हम इन इक्वेशंस में पुट करेंगे जो हमने निकाला है। ठीक है, तो वन बाय वन पुट करेंगे एक एक करके। ठीक है, तो इसमें x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट है, इसमें y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, इसमें z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट है, तो कर दो डिफरेंशिएट और पुट कर दो। आ जाओ नीचे। तो 8 9 10 का वैल्यू जब आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करोगे तो कितना आएगा, रो d2u अपॉन dt स्क्वायर इट जस्ट इक्वल टू द, अब यहाँ पे ई एक्स 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 था ना, तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना जाएगा, डबल डिफरेंशिएट हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे आ जाएगा C12, और यहाँ हो जाएगा डेल टू यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई, यहाँ हो जाएगा डेल डब्ल्यू अपॉन, सॉरी यहाँ पे डेल बी आएगा, डेल बी क्यों आएगा एक बार चेक कर लो, क्योंकि यहाँ पे डेल बी अपॉन डेल एक्स है ना, इसलिए डेल बी अपॉन डेल वाई है ना, इसलिए तो ये हो जाएगा डेल एक्स डेल जेड। ठीक है, प्लस C44 फिर डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल टू यू अपॉन प्लस डेल टू वी अपॉन डेल वाई डेल एक्स, फिर प्लस, फिर C44 डेल टू यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस डेल टू डब्ल्यू अपॉन डेल जेड और डेल एक्स। देखो याद भी हो जाएगी आपको, एक्स वाला काम कर रहे हैं तो u भी एक्स वाला है और एक्स के रेस्पेक्ट में डबल डिफरेंशिएट, फिर यहाँ पे जो दोनों बचे, v बचा y वाला, w बचा z वाला, तो x के साथ कर दो दोनों को, और v y के साथ, z w के साथ। फिर यहाँ पे जब C4 की बात करेंगे तो ये x वाला काम है u, तो ये
ये y वाला कंपोनेंट है। तो सिमिलरली कर दो आप। सिमिलरली मतलब जब आप सिमिलरली करोगे, जब 8 9 10 का वैल्यू आप 2 में पुट करोगे तो कितना हो जाएगा, रो d2v अपॉन dt स्क्वायर। अब ये y वाला काम है। देखो सिमिलरली करना सिखाता हूँ मैं, सिमिलरली कैसे करते हैं। सिमिलरली करने के लिए चलो एक बार सिमिलरली करने से पहले आप लोग चाहो तो इसको ना थोड़ा सा सही से लिख लो। सही से मतलब कॉमन वॉमन ले लो इसमें। इसमें कॉमन ले लो, कुछ चीजें कॉमन भी आ जाएगी। देखो कॉमन इन द सेंस ये है, रो d2u अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू C11 del 2u अपॉन del x स्क्वायर, क्योंकि x वाला काम है। फिर C44, अब x वाला काम है इसलिए u का y के साथ भी आएगा और u का z के साथ भी आएगा, बिकॉज जो u है ना वो x वाला बंदा है। अब उसके बाद में अगला क्या आएगा, प्लस C12 प्लस C44। अब v वाला काम देखो, v वाला काम आएगा तो v जो है वो y वाला बंदा है। v जो है वो y वाला बंदा है, बट आप x के साथ काम कर रहे हो इसलिए x भी आएगा। फिर उसके बाद में C12 प्लस C44, अब w आएगा। w जो है वो z का बंदा है, तो x वाला काम करेंगे तो z आ जाएगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 11। सिमिलरली कैसे करते हैं वो समझो आप। सिमिलरली ऐसे करते हैं, जैसे अब सिमिलरली आपको लिखना है, मान लो v वाला काम लिखना है, तो v जो है वो y का बंदा है। तो v अगर y का बंदा है तो C11, तो v को पहले y के रेस्पेक्ट में डबल डिफ्रेंशिएट कर दो। अब v किसका बंदा नहीं है, वो x और z का बंदा नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, जब इसको x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इसके कोफिशिएंट अलग हो जाएंगे, जब इसको z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इसके कोफिशिएंट अलग हो जाएंगे। ठीक है, प्लस C12 प्लस C44। अब v वाला हिसाब किताब पूरा हो गया, अब u वाला हिसाब किताब करो। तो u वाला हिसाब किताब जब करोगे तो ये डबल u आ जाएगा। अब आप y के साथ काम कर रहे हो इसलिए y लिखो, और u जो है वो x का बंदा है इसलिए x लिखो। ठीक, C11 प्लस C44। अब आप w वाला काम करो, तो आप y वाला काम कर रहे हो बट w जो है वो z का बंदा है इसलिए z लिख दो। ठीक है, इक्वेशन नंबर 12। सिमिलरली आप w वाला काम कर लो, तो सिमिलरली क्या हो जाएगा, w वाला काम करोगे तो w जो है वो z का बंदा है, तो डेल टू w अपॉन क्या हो जाएगा, डेल z स्क्वायर। अब w किसका बंदा नहीं है, तो w जो है वो ना तो x का बंदा है और न ही y का है, तो इसको आपको अलग 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 कोफिशिएंट्स लिखना पड़ेगा। w वाला काम खत्म हो गया। अब हम लोग करेंगे u वाला काम। तो u वाला काम जब करोगे तो u आपको z के रेस्पेक्ट में करना है काम, क्योंकि w की इक्वेशन चल रही है, बट u जो है वो x का बंदा है। ठीक है ना, प्लस C12 C44। अब v वाला काम करो, आपको z वाला काम करना है बट ये v जो है y का बंदा है। सो इक्वेशन नंबर 13। तो ये आपका सॉल्यूशन यहाँ पर होता है खत्म। ठीक है ना, तो एक क्वेश्चन तो आपके यहाँ तक आता है जितना मैंने आज पढ़ाया और कल पढ़ाया, कि क्यूबिकल क्रिस्टल के अंदर वेव के प्रोपगेशन को समझाइए। तो हम लोगों ने बताया कि जब क्यूबिकल क्रिस्टल के अंदर वेव प्रोपगेट होती है तो होता क्या है, वेव के प्रोपगेट होने पे
वो उसकी सरफेस पर स्ट्रेस डेवलप करती है। स्ट्रेस डेवलप करती है तो स्ट्रेस के कंपोनेंट लिए, और स्ट्रेस के कंपोनेंट हमने स्ट्रेन की फॉर्म में लिए, और फिर निकाली है फोर्स इक्वेशन। ये जो लास्ट में 11 12 13 नंबर आई ना फोर्स इक्वेशंस, ये सारी फोर्स इक्वेशंस वो जो आपका वाइब्रेशन हो रहा है क्रिस्टल के अंदर, या फिर वो जो आपके स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, उन सब के डिस्प्लेसमेंट को बताएगी, क्योंकि यहाँ पे यू वी डब्ल्यू क्या कहलाते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहलाते हैं। तो इन डिस्प्लेसमेंट को आइडेंटिफाई करने वाली इक्वेशंस जो हैं वो फोर्स इक्वेशंस कहलाती है, जो आपको उसकी स्टडी करवाती है कंप्लीटली क्रिस्टल की। तो वो आपको करनी थी, क्वेश्चन मैंने आपको लिखाया था, आता है वो क्वेश्चन, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को स्टडी करना। ये इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। अब इसके बाद में एक और क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा कल। उसमें ये है कि आपको चेंज करना है C11, C12 और C44, ये जो तीन कोफिशिएंट होते हैं ना इलास्टिक कांस्टेंट, इन तीनों इलास्टिक कांस्टेंट को आपको रिलेट करना है। मतलब क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है। ठीक है, तो वो रिलेशन जो है वो कल निकालेंगे, आज तो नहीं निकालेंगे बिकॉज वो लंबा रिलेशन है, तो आज कंप्लीट भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को कंप्लीट करो, वो रिलेशन हम लोग कल निकालेंगे, और नेक्स्ट वीक तक तो आपकी ये यूनिट जो है कंप्लीट हो जाएगी। यूनिट नंबर सेकंड है आपकी, तो ये मैं आपको कंप्लीट कर दूंगा नेक्स्ट वीक में। ठीक है, फिर इसके बाद यूनिट नंबर थर्ड हम स्टार्ट करेंगे, सेमी कंडक्टर। ठीक है ना, सेमी कंडक्टर में आपका सेक्शन बी कंप्लीट, क्योंकि 4 होती है यूनिट सेक्शन बी में, बट 4 में से हम लोग 3 ही पढ़ेंगे, बिकॉज आपको पूरा तो करना नहीं पेपर, तो 3 ही पढ़ोगे, बाकी चौथी अगर मुझे लगेगा तो पढ़ा दूंगा। फिलहाल के लिए आप लोग केवल 3 पढ़ लो। उसके बाद हम सेक्शन ए पे आएंगे। सेक्शन ए में स्टेटिस्टिकल मैकेनिक्स होती है बेसिकली, ब्लॉक थ्योरम होती है, क्रोनिंग पेनिंग होती है, और भी कुछ काम होता है सेक्शन ए में, तो वो हो जाएगा काम। तो पहले हम लोग सेक्शन बी के 3 पढ़ेंगे, फिर सेक्शन ए पे जंप करेंगे। तो नेक्स्ट वीक में जो है, मतलब इस मंथ में मैं आपकी करवा दूंगा, क्या करवा दूंगा, सेक्शन ये सेक्शन यूनिट नंबर सेकंड। ठीक है ना, तो अभी तो मुझे कॉलेज निकलना है, जल्दी निकलना है, तो आज तो मुझे निकलना पड़ेगा, फिर हम लोग कल मिलेंगे। ठीक है ना, तो इतनी बात क्लियर है तुम्हारी।